7 प्रस्ताव में विहित सिद्धांत। अब मैं उन सिद्धांतों को बताना चाहूँगा जिनके आधार पर यह वितरण किया गया है। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। 1. बहुसंख्यक वर्ग का शासन सैद्धांतिक रूप से असमर्थनीय और व्यवहार में असंगत होता है। बहुसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व का सापेक्ष होता है। बहुसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व का सापेक्ष बहुसंख्यक समुदाय स्वीकार किया जा सकता है, परंतु यह कभी भी पूर्ण बहुमत का दावा नहीं कर सकता। 2. विधानमंडल में बहुसंख्यक समुदाय को दिए जाने वाले प्रतिनिधित्व का सापेक्ष बहुमत इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि बहुसंख्यक वर्ग सबसे छोटे अल्पसंख्यक वर्गों की सहायता से अपना शासन स्थापित कर ले। 3. सीटों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि बहुसंख्यक वर्ग तथा प्रमुख अल्पसंख्यक वर्गों में से कोई वर्ग मिलकर उसे इतना बहुमत न दे दें कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के हित के प्रति सर्वथा उदासीन हो जाए। 4. वितरण ऐसा होना चाहिए कि यदि सभी अल्पसंख्यक वर्ग मिल जाएं तो वे बहुसंख्यक वर्ग पर आश्रित हुए बिना अपनी सरकार बना सकें। 5. बहुसंख्यक वर्ग से ली गई वरीयता को अल्पसंख्यक वर्गों में उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शैक्षिक दशा के विपरीत अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, ताकि अल्पसंख्यक वर्ग को जो बड़ा है और जिसकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है, उस अल्पसंख्यक वर्ग की अपेक्षा कम वरीयता मिलती है जिसकी संख्या कम है और जिसकी शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति अन्य वर्गों की अपेक्षा घटिया होती है। यदि मैं ऐसा कहूँ कि प्रतिनिधित्व संतुलित प्रतिनिधित्व है, तो कोई भी समुदाय ऐसी स्थिति में नहीं रहता कि वह अपने सदस्यों की अधिक संख्या के कारण अन्य समुदायों पर अपना आधिपत्य जमाए। मुसलमानों की हिंदू बहुसंख्यक वर्ग के प्रति शिकायत तथा हिंदू और सिखों की मुसलमानों के बहुसंख्यक वर्ग के साथ शिकायत केंद्र और प्रांतों में पूर्णतः समाप्त की जा चुकी है। 8. निर्वाचन क्षेत्र की प्रकृति। निर्वाचन क्षेत्रों के प्रश्न के बारे में आगे दी गई प्रस्तावना स्वीकार की जानी चाहिए। मैंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लिए प्रतिनिधित्व की कोई भी योजना तैयार नहीं की है, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग इतना छोटा है कि सापेक्ष बहुसंख्यक वर्ग का सिद्धांत भी उस पर लागू नहीं हो सकता। 1. किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र अथवा पृथक निर्वाचन क्षेत्र केवल निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के साधन का मामला है, यह कोई सैद्धांतिक मामला नहीं है। 2. इसका उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यक वर्ग को विधानमंडल के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करने के योग्य बना दिया जाए जो वास्तविक होंगे और अल्पसंख्यक वर्ग के नाम मात्र के प्रतिनिधि नहीं होंगे। 3. यदि एक और पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यक वर्ग को इस बात की पूर्ण गारंटी देता है कि उसके प्रतिनिधि केवल वही होंगे जिन्हें उसका विश्वास प्राप्त है, तो दूसरी ओर निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली में अल्पसंख्यक वर्गों को समान संरक्षण प्रदान किया जाता है, अतः इसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। 4. इसे संभावित विकल्प समझा जा सकता है कि 4 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग को दोहरा मत प्राप्त करने का अधिकार हो, बशर्ते कि उसे अल्पसंख्यक वर्ग के मतों का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त हो। 9. वे मामले जिनके बारे में चर्चा नहीं की गई। विशेष सुरक्षा का प्रश्न। कुछ अल्पसंख्यक वर्गों की ओर से की गई अन्य मांगें इस प्रकार हैं। 1.
अल्पसंख्यक वर्गों की दशा के संबंध में जानकारी देने के लिए कानूनी अधिकारी की व्यवस्था। 2. शिक्षा के लिए राज्य सहायता की कानूनी व्यवस्था। और 3. भूमि बंदोबस्त के लिए कानूनी व्यवस्था, परंतु उनका स्वरूप सांप्रदायिक न हो। अतः मैं उनके बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहूंगा। आदिवासी जनजातियां। यह स्पष्ट है कि मैंने अपने प्रस्तावों में आदिवासी जनजातियों को शामिल नहीं किया है, यद्यपि उनकी संख्या सिखों, आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों और पारसियों से अधिक है। मैं कारण बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी योजना में उन्हें क्यों शामिल नहीं किया है। आदिवासी जनजातियों ने अभी तक ऐसी राजनीतिक सूझबूझ हासिल नहीं की है जिससे वे अपने राजनीतिक अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। वे आसानी से बहुसंख्यक वर्ग अथवा अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों का खिलौना बन जाते हैं और इस प्रकार वे न केवल संतुलन बिगाड़ देते हैं बल्कि अपना भी कोई भला नहीं कर पाते। उनके विकास की वर्तमान अवस्था में मुझे लगता है कि इन पिछड़े समुदायों के लिए उचित मार्ग यही है कि उनके प्रशासन के लिए एक संवैधानिक आयोग की उसी आधार पर स्थापना कर दी जाए जिन्हें अब हम बहिष्कृत क्षेत्र कहते हैं, जो दक्षिण अफ्रीकी संविधान के लिए अपनाया गया था। प्रत्येक प्रांत में बहिष्कृत क्षेत्र स्थित है, अतः ऐसे प्रत्येक प्रांत पर दबाव डालना चाहिए कि वह इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए निर्धारित राशि का वार्षिक योगदान करे। देशी राज। आप देखेंगी कि मेरे प्रस्ताव में देशी राज शामिल नहीं किए गए हैं। मैं देशी राज्यों को शामिल किए जाने का विरोधी नहीं हूँ, परंतु उनके शामिल किए जाने के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं। 1. ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के मध्य विभाजित प्रभुसत्ता के द्विभाजन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। 2. न्यायिक और राजनीतिक सीमाएं जो ब्रिटिश भारत को देशी राज्यों से अलग करती हैं समाप्त हो जाएंगी। ब्रिटिश भारत या देशी राज जैसी कोई सत्ता शेष नहीं रहेगी और उसके स्थान पर केवल एक सत्ता होगी जिसे भारत कहा जाएगा। और 3. सम्मिलित किए जाने के निबंधन और शर्तें भारत को औपनिवेशिक राज के पूर्ण और समग्र अधिकारों को प्राप्त करने में बाधा नहीं डालती। मैंने देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के विलय की एक योजना बनाई है जिससे इन उद्देश्यों की सिद्धि हो जाएगी। मैं इस योजना का अधिक विवरण देकर अपने भाषण को बोझिल नहीं बनाना चाहता। इस समय यह ठीक है कि ब्रिटिश भारत देशी राज्यों के साथ मिलकर अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो। 10. प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान। मैंने प्रस्ताव संयुक्त भारत के लिए हैं। मेरे प्रस्ताव संयुक्त भारत के लिए हैं। ये प्रस्ताव इस आशा से प्रस्तुत किए गए हैं कि मुसलमान पाकिस्तान के स्थान पर इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा की अपेक्षा अधिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। मैं पाकिस्तान का विरोधी नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है और इसको अब चुनौती देने का समय व्यतीत हो चुका है। मैं उन्हें सिद्धांत का लाभ देने के लिए तैयार हूँ, परंतु शर्त यह है कि मुसलमान उस क्षेत्र में रहने वाले गैर मुसलमानों को उन सिद्धांतों के लाभ से वंचित न करें। परंतु मेरा विचार है कि मैं मुसलमानों का ध्यान सुरक्षा की एक अन्य तथा अपेक्षाकृत अधिक हितकर योजना की ओर आकर्षित करूं। मेरा दावा है कि पाकिस्तान ने जो योजना बनाई है उससे कहीं अधिक हितकर मेरी योजना है। मैं उन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा
जो मेरी योजना के पक्ष में हैं। वे मुद्दे इस प्रकार हैं। 1. मेरे प्रस्ताव के अंतर्गत सांप्रदायिक बहुसंख्यक वर्ग का खतरा, जिसके आधार पर पाकिस्तान का निर्माण होना है, हटा दिया जाए। 2. मेरे प्रस्ताव के अंतर्गत इस समय मुसलमान जो लाभ उठा रहे हैं उसे न छेड़ा जाए। 3. गैर पाकिस्तानी प्रांतों में मुसलमानों की स्थिति उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि करके बहुत मजबूत कर दी गई है, जिसे वे पाकिस्तान बन जाने पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनकी स्थिति इस समय के अपेक्षाकृत अधिक दयनीय हो जाएगी। 11. हिंदुओं को चेतावनी। सांप्रदायिक प्रश्न की सबसे बड़ी कठिनाई हिंदुओं का इस बात पर जोर देना है कि बहुमत का शासन पवित्र है और उसे हर हालत में बनाए रखना है। हिंदू इस तथ्य से अवगत नहीं है कि एक अन्य प्रकार का भी नियम होता है जो ऐसे क्षेत्रों में प्रचलित है जहां व्यक्ति और देश के बीच महत्वपूर्ण विवाद उठते हैं और जहां सर्वसम्मति का नियम ही नियम माना जाना है। यदि वे उस स्थिति की जांच करने का कष्ट उठाएं तो वे यह महसूस करेंगे कि इस प्रकार का नियम कोई कपोल कल्पित नहीं है, परंतु इसका अस्तित्व है। उन्हें जूरी पद्धति का ही उदाहरण लेना चाहिए। जूरी में जांच सर्वसम्मति के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका निर्णय न्यायाधीश के लिए तभी बाध्यकारी होता है जब जूरी ने सर्वसम्मति से निर्णय किया हो। एक अन्य उदाहरण लीग ऑफ नेशंस का दिया जा सकता है। लीग ऑफ नेशंस में निर्णयों का क्या नियम था? वह नियम सर्वसम्मति का था। यह स्पष्ट है कि यदि हिंदुओं द्वारा सर्वसम्मति का नियम विधानमंडल तथा कार्यपालिका में निर्णय लेने के लिए स्वीकार कर लिया जाए तो भारत में सांप्रदायिक समस्या जैसी कोई वस्तु नहीं होगी। यह बात किसी हिंदू से पूछी भी जा सकती है कि यदि वह अल्पसंख्यक वर्गों का संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए सहमति नहीं देता है तो क्या वह सर्वसम्मति के नियम के लिए सहमत है? दुर्भाग्यवश वह दोनों में से किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुसंख्यक वर्ग के शासन के बारे में हिंदू किसी प्रकार की सीमा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह ऐसा बहुमत चाहता है जो पूर्ण बहुमत हो। उसे सापेक्ष बहुमत से संतोष नहीं होगा। उसे यह सोचना चाहिए कि क्या पूर्ण बहुमत के बारे में उसका आग्रह उचित है, जिसे राजनीति के पंडित स्वीकार कर सकें। वह इस तथ्य से अवगत नहीं है कि अमेरिका का संविधान भी बहुमत के एकाधिपत्य वाले शासन का समर्थन नहीं देता, जबकि हिंदू उस बारे में बराबर आग्रह कर रहे हैं। मैं इस बात को अमेरिका के संविधान का उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। मौलिक अधिकारों का खंड ले लीजिए। इस खंड का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जो मामले मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किए गए हैं वे इतनी गहरी चिंता के विषय हैं कि केवल बहुसंख्यक वर्ग का शासन ही उनमें हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अमेरिका के संविधान से एक अन्य उदाहरण लिया जाए। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के किसी भाग में उस समय तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक 3/4 बहुमत प्रस्ताव की स्वीकृति न दे दें और यह प्रस्ताव राज्यों द्वारा अनुमोदित न करा लिया जाए। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि अमेरिका के संविधान में कतिपय प्रयोजनों के लिए केवल बहुमत के शासन को ही सक्षम नहीं माना गया है। इन सभी मामलों से अनेक हिंदू अलबत्ता परिचित हैं। दुख इस बात का है कि वे उनसे सही पाठ नहीं सीखते। यदि वे ऐसा करें तो उन्हें यह महसूस होगा कि बहुमत के शासन का नियम उतना पवित्र नहीं है जितना वे उसे समझते हैं।
बहुमत के शासन को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि उसे एक नियम के रूप में मान लिया जाता है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि उसे क्यों मान लिया जाता है। उसे दो कारणों से मान लिया जाता है। एक, बहुमत सदैव राजनीतिक बहुमत होता है, और दो, राजनीतिक बहुमत का निर्णय अल्पमत के दृष्टिकोण को उस सीमा तक स्वीकार और आत्मसात कर लेता है कि वह इस निर्णय के विरुद्ध विद्रोह करने की चिंता ही नहीं करता। भारत में बहुमत राजनीतिक बहुमत नहीं होता। भारत में बहुमत पैदा होता है, इसका निर्माण नहीं किया जाता। सांप्रदायिक बहुमत तथा राजनीतिक बहुमत में यही अंतर है। कोई भी राजनीतिक बहुमत स्थिर या अस्थायी नहीं होता। यह केवल बहुमत ही है जिसका सदैव निर्माण, खंडन और पुनर्निर्माण किया जाता है। सांप्रदायिक बहुमत अस्थायी और इसका दृष्टिकोण स्थिर होता है। कोई भी उसका विनाश कर सकता है, परंतु उसका रूपांतरण नहीं कर सकता। यदि राजनीतिक बहुमत के लिए इतनी अधिक आपत्ति है, तो सांप्रदायिक बहुमत के लिए आपत्ति कितनी विनाशकारी होगी। हिंदू श्री जिन्ना से पूछ सकते हैं कि 1930 में जब उन्होंने 14 मुद्दे तैयार किए थे, तब उन्होंने बहुमत के शासन के सिद्धांत पर इस सीमा तक क्यों बल दिया था कि 14 मुद्दों में से एक मुद्दे की शर्त यह थी कि वरीयता प्रदान करते समय सीमाएं तय कर लेनी चाहिए, जिससे बहुमत अल्पमत अथवा उसके समान न हो जाए। हिंदू श्री जिन्ना से पूछ सकते हैं कि जब वह मुसलमानों के प्रांतों में मुसलमानों के बहुमत के पक्ष में हैं, फिर केंद्र में वह हिंदू बहुमत का विरोध क्यों करते हैं। परंतु हिंदुओं को यह महसूस करना चाहिए कि इन प्रश्नों का यह अभिप्राय हो सकता है कि श्री जिन्ना की स्थिति में परस्पर विरोध है। उनसे बहुमत के शासन के सिद्धांत की पुष्टि की अपेक्षा नहीं की जा सकती। राजनीति में बहुमत शासन का सिद्धांत त्याग देने से हिंदुओं के जीवन के अन्य पक्षों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामाजिक जीवन के एक तत्व के रूप में वे बहुमत में ही रहेंगे। उनका व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार होगा, जिसका वे लाभ उठाते हैं। उन्हें उस संपत्ति का एकाधिकार होगा जो उनके पास है। मेरे प्रस्ताव में यह नहीं है कि वे सर्वसम्मति के सिद्धांत को स्वीकार करें। मेरे प्रस्ताव में यह भी नहीं है कि हिंदू बहुमत के शासन के सिद्धांत का परित्याग कर दें। मैं उनसे केवल यही कहता हूँ कि वे सापेक्ष बहुमत से संतुष्ट हो जाएं। क्या उनके लिए यह बात इतनी भारी है कि वे इसे स्वीकार न कर सकें? ऐसे बलिदान के बिना बहुसंख्यक विश्व में कहीं भी यह कहने का औचित्य नहीं रखते कि अल्पसंख्यक भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक बने हुए हैं। यह मिथ्या प्रचार काम नहीं आएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वे स्वतंत्रता और उसमें जो खतरे हैं उसे झेलने के लिए तैयार हैं, किंतु शर्त यह है कि उन्हें संतोषजनक सुरक्षा दी जाए। अल्पसंख्यक वर्ग का वह संकेत एक ऐसा मामला न समझा जाए जिसके लिए हिंदुओं को कृतज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी तुलना आयरलैंड में घटित घटना से करनी चाहिए। आयरिश राष्ट्रवादियों के नेता श्री रेडमांड ने अल्स्टर के नेता श्री कार्सन से एक बार कहा था, संयुक्त आयरलैंड के लिए सहमति दें। आप जिस प्रकार की सुरक्षा की मांग करें वह आपको दी जाएगी। यह कहा जाता है कि उन्होंने मुड़कर कहा, धिक्कार है आपकी सुरक्षा पर। हम नहीं चाहते हैं कि आप हम पर शासन करें। भारत के अल्पसंख्यक वर्ग ने ऐसा नहीं कहा है। वे सुरक्षा के साधनों से संतुष्ट हैं। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या यह संतोष का विषय नहीं है?
मुझे विश्वास है कि यह ऐसा ही है। 12 निष्कर्ष। मेरे मस्तिष्क में सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए ये कुछ विचार हैं। वे अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों के संघ को वचनबद्ध नहीं करते। मैं भी इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं उनका उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूँ कि संभव है इससे कोई नया रास्ता निकल आए। मेरा बल विशेष रूप से उस सिद्धांत पर है जो मैंने प्रतिपादित किया है, वास्तविक प्रस्तावों पर नहीं। यदि सिद्धांत स्वीकार कर लिए जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि सांप्रदायिक प्रश्न का समाधान इतना दुष्कर नहीं रहेगा जितना गत वर्षों में रहा है। भारतीय गतिरोध के समाधान की समस्या सरल नहीं है। मुझे याद है कि मैंने एक इतिहासकार की यह बात पढ़ी थी कि 1867 के महासंघ से पूर्व जर्मनी की दशा एक तरह की दैवी उलझन थी। चाहे यह बात जर्मनी के लिए सत्य हो अथवा असत्य, लेकिन मुझे यह लगता है कि यह भारत की वर्तमान परिस्थितियों का बहुत सही वर्णन है। जर्मनी तो इस उलझन से उबर गया, ऐसा भले ही एक बार में ना हुआ हो, किंतु लगातार प्रयत्न होते रहे और युद्ध आरंभ होने से पूर्व जर्मनी उन लोगों का देश बन गया जो एकता के सूत्र में बंधे थे। वे अपने विचार में एक थे, वे अपने दृष्टिकोण में एक थे तथा समान भाग में अपने विश्वास में एक थे। भारत ने अभी तक अपनी उलझन से उबरने में सफलता नहीं प्राप्त की है। ऐसा नहीं है कि उसे ऐसा करने के लिए अवसर न मिला हो। वास्तव में ऐसे अनेक अवसर आए हैं। पहला अवसर 1927 में मिला था जब लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी और उनसे कहा था कि वे भारत का संविधान तैयार करें। वह चुनौती स्वीकार कर ली गई। एक समिति का गठन किया गया ताकि संविधान को तैयार किया जाए। एक संविधान तैयार किया गया और उसे नेहरू संविधान की संज्ञा दी गई, परंतु भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया और जब उसे समाप्त कर दिया गया तो किसी ने आंसू नहीं बहाए। दूसरा अवसर भारतीयों को 1930 में दिया गया जब वे गोल मेज सम्मेलन में एकत्र हुए थे। इस बार भी भारतीय अपने संविधान की रचना करने की भूमिका अदा करने में असफल रह गए। एक तीसरा प्रयास अभी हाल में सप्रू समिति द्वारा किया गया। इस समिति के प्रस्ताव भी असफल रहे। अब एक और प्रयास के लिए न तो उत्साह है और न आशा। लोग भागवादी हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रयास जब असफल ही होना है तो प्रयास करने की आवश्यकता ही क्यों है। साथ ही मैं महसूस करता हूँ कि किसी भी भारतीय को इतना हतोत्साहित अथवा इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि यह गतिरोध ऐसा बदबूदार हो जाए जैसे कि कोई मरा हुआ कुत्ता, और कोई यह कहे कि वह राजनीतिक युद्ध को जो देश में हो रहा है उसे एक दर्शक की तरह देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। गत वर्षों की असफलताओं से किसी भी व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। मैं यह महसूस करता हूँ कि यद्यपि यह सत्य है कि सांप्रदायिक प्रश्न पर समझौता करने के सभी प्रयास असफल हो गए हैं, किंतु इस असफलता का कारण भारतीयों का जन्मजात दोष नहीं है, अपितु त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण इस असफलता का कारण है। मैं आश्वस्त हूँ कि यदि मेरे प्रस्ताव पर निष्पक्ष भाव से विचार किया जाए तो वे प्रस्ताव स्वीकार होंगे। इन प्रस्ताव में एक नया दृष्टिकोण है और इसलिए मैं अपने देशवासियों से इनकी सिफारिश करता हूँ। इससे पूर्व कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं अपने आलोचकों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वे मेरे प्रस्ताव में कुछ हद तक संशोधन कर सकते हैं।
परंतु उनके लिए यह आसान नहीं है कि वे इन्हें रद्द कर दें। यदि वे इन्हें रद्द करना ही चाहें तो उन्हें पहले उन सिद्धांतों का खंडन करना होगा जिन पर ये आधारित हैं। अध्याय 4 राज और अल्पसंख्यक, उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान में कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की ओर से संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया अनुसूचित जातियों के सुरक्षापायों से संबंधित ज्ञापन, प्रकाशन 1947। प्रस्तावना। जब यह निश्चित हो गया कि भावी भारत का संविधान तैयार करने का कार्य संविधान सभा को सौंपा जाने वाला है, तो उसके बाद अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की कार्य समिति ने मुझसे कहा कि मैं अनुसूचित जातियों के सुरक्षापायों के विषय में एक ज्ञापन तैयार करूं, जिसे परिसंघ की ओर से संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाए। मैंने सहर्ष यह काम अपने हाथ में ले लिया। मैंने जो कुछ श्रम किया उसके परिणाम इस विवरण पुस्तिका में उल्लिखित हैं। इस ज्ञापन में मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अनुसूचित जातियों के सुरक्षापायों की परिभाषा दी गई है। जिन लोगों का यह विचार है कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक नहीं हैं, वे यह कह सकते हैं कि मैंने निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण किया है। यह धारणा कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक नहीं हैं, उच्च और शक्ति संपन्न हिंदू बहुसंख्यक की ओर से जारी की गई एक नई व्यवस्था है और अनुसूचित जातियों से कहा जाता है कि वे इस बात को मानकर चलें, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग के प्रवक्ता ने इसकी व्याप्ति और इसका अर्थ नहीं बताया है। नवीन एवं स्वतंत्र विचारों वाला कोई भी व्यक्ति इसे सामान्य प्रस्ताव के रूप में देखते हुए जब यह कहेगा कि इसके दो निर्वचन किए जा सकते हैं, तो ऐसा कहना न्यायोचित होगा। मैं इसका निर्वचन यह करता हूँ कि अनुसूचित जातियों की दशा अल्पसंख्यकों से भी खराब है और नागरिकों तथा अल्पसंख्यकों को जो भी संरक्षण दिए जाएंगे वे अनुसूचित जातियों के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति अन्य नागरिकों और अल्पसंख्यकों की तुलना में इतनी खराब है कि उन्हें इस संरक्षण के अलावा जिसे वे नागरिकों तथा अल्पसंख्यकों के नाते प्राप्त करेंगे, बहुसंख्यकों के अत्याचार और भेदभाव के विरुद्ध विशेष सुरक्षापायों की जरूरत होगी। दूसरा निर्वचन यह है कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यकों से भिन्न हैं, अतः वे उस संरक्षण के लिए हकदार नहीं हैं जिनका दावा अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाए। यह निर्वचन मूर्खतापूर्ण दिखाई पड़ता है और किसी भी विवेकशील व्यक्ति को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि अनुसूचित जातियां इस निर्वचन को स्वीकार न करें तो उन्हें क्षमा प्रदान की जाए। जो लोग मेरे इस निर्वचन को स्वीकार करते हैं कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक नहीं हैं, वे मुझे यकीन है मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि अनुसूचित जातियों के लिए मेरी यह मांग औचित्यपूर्ण है कि उन्हें नागरिकों के मूल अधिकारों की समस्त सुविधाएं, अल्पसंख्यकों की रक्षण संबंधी समस्त सुविधाएं दी जाएं और साथ ही उनके लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए जाएं। यह ज्ञापन संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाना था। इसे सार्वजनिक रूप से जारी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे सवर्ण हिंदू मित्रों ने मुझसे आग्रह किया कि इस ज्ञापन को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए। उन मित्रों को इसकी टंकित प्रति पढ़ने का मौका मिल गया था। यद्यपि यह संविधान सभा के सदस्यों के लिए है, फिर भी इसे जन साधारण के लिए सुलभ कराने में मुझे कोई अनौचित्य दिखाई नहीं पड़ता।
अतः मैं उनकी बात मानने के लिए राजी हो गया हूँ। अपने विचारों का उल्लेख सामान्य भाषा में करने की बजाय मैंने इस ज्ञापन का प्रारूप संविधान के अनुच्छेदों के रूप में तैयार किया है। मुझे विश्वास है कि सुनिश्चितता और सुस्पष्टता की दृष्टि से यह तरीका अधिक सहायक सिद्ध होगा। अनुसूचित जाति परिसंघ की कार्यकारिणी की सुविधा के लिए मैंने कुछ व्याख्यात्मक टिप्पणियां और अन्य आंकड़े भी तैयार किए थे, क्योंकि ये टिप्पणियां और आंकड़े सामान्य पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अतः मैंने उन्हें ज्ञापन के साथ साथ छपवाना बेहतर समझा। संविधान सभा के समक्ष अनेक समस्याएं आएंगी। उनमें से दो निश्चित रूप से अत्यंत जटिल हैं। पहली समस्या है अल्पसंख्यकों की और दूसरी है देशी राज्यों की। मैं देशी राज्यों की समस्या का छात्र रहा हूँ। इस विषय पर मेरे कुछ निश्चित और स्पष्ट विचार हैं। मुझे आशा थी कि संविधान सभा मुझे देशी राज्यों की समिति के लिए चुनेगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस कार्य के लिए प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गए हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि चूंकि मैं उनके खेमे से बाहर का व्यक्ति हूँ, अतः अवांछनीय हूँ, शामिल न किए जाने पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे खेद इसलिए है कि मैं उस अवसर से वंचित रह गया हूँ जिसकी मैं समिति के समक्ष अपने विचार पेश करने के लिए आशा कर रहा था। अतः अब मैंने यही उचित समझा है कि नागरिकों, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों के अधिकारियों के साथ साथ उन्हें इस विवरणिका में शामिल करूं, ताकि अधिक से अधिक लोग उनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकें और उचित मूल्यांकन कर सकें तथा उनका उसी ढंग से इस्तेमाल कर सकें जिसे वे उपयुक्त समझें। भीमराव अंबेडकर, राजगृह, दादर, बम्बई, 14-15-3-47। संयुक्त राज्य भारत का संविधान प्रस्तावित उद्देश्य का प्रांत और केंद्र प्रशासित क्षेत्र नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्रों के और देशी राज्यों के राज्य क्षेत्रों के हम लोग इन राज्य क्षेत्रों का एक परिपूर्ण संघ बनाने की दृष्टि से यह आदेश करते हैं कि प्रांत और केंद्र प्रशासित क्षेत्र, जिन्हें बाद में राज्य कहा जाएगा, तथा देशी राज्य एक साथ मिलकर संयुक्त राज्य भारत नाम से विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए एक राज्य निकाय का गठन करेंगे और इस प्रकार निर्मित संघ अविघटनीय होगा तथा इसका उद्देश्य इस प्रकार होगा। स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 189। इसका उद्देश्य इस प्रकार होगा। नंबर 1, अपने लिए और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए संपूर्ण संयुक्त राज्य भारत में स्वशासन तथा सुशासन दोनों का वरदान प्राप्त करना। 2, प्रत्येक देशवासी के जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख प्राप्त करने और वाक स्वतंत्रता और धर्म स्वतंत्र संबंधी अधिकार का अनुरक्षण करना। तीसरा, सुविधा वंचित वर्गों को बेहतर अवसर सुलभ कराते हुए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषमता को दूर करना। चौथा, प्रत्येक देशवासी के लिए अभाव और भय से मुक्ति दिलाने को संभव बनाना। और पांचवा, आंतरिक व्यवस्था और बाह्य आक्रमण को रोकने की व्यवस्था करना। उपर्युक्त उद्देश्य से हम संयुक्त राज्य भारत के लिए इस संविधान की स्थापना करते हैं। प्रस्तावित अनुच्छेद 1, विस्तृत विश्लेषण। अनुच्छेद 1, अनुभाग 1, देशी राज्यों का संघ में शामिल होना। खंड 1, अर्हत देशी राज्य और संघ में उनका शामिल होना। खंड 2, अर्हत देशी राज्यों का जो संघ में शामिल नहीं हुए हैं तथा अनर्हत देशी राज्यों का संयुक्त राज्य भारत से संबंध। खंड 3, अनिर्हत देशी राज्यों के राज्य क्षेत्र का उपयुक्त प्रशासनिक इकाइयों में पुनर्गठन करने की संयुक्त राज्य भारत की शक्ति, ताकि संघ के राज्यों के रूप में उन्हें संघ में शामिल किए जाने के लिए अर्हत बनाया जा
सके। खंड 4 संघ के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 1 अनुभाग 2 संयुक्त राज्य भारत और नया राज्य क्षेत्र। खंड 1 संघ में विदेशी राज्यों का सम्मिलित होना। खंड 2 संयुक्त राज्य भारत द्वारा नए राज्य क्षेत्र का अर्जन और उसका संघ के असमविष्ट राज्य क्षेत्र के रूप में प्रतिधारण। अनुच्छेद 1 अनुभाग 1 देशी राज्यों का संघ में शामिल होना। खंड 1 संयुक्त राज्य भारत आवेदन करने पर तथा संघ विधानमंडल के समर्थनकारी अधिनियम जिसमें संविधान का प्रारूप अधिकाथित किया गया है द्वारा विहित शर्तों के पूरा होने पर किसी देशी राज्य को संघ में मिला सकता है, बशर्ते कि प्रवेश चाहने वाला देशी राज्य एक अर्हत राज्य हो। स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 189-190। इस खंड के प्रयोजनार्थ अर्हत देशी राज्यों की एक सूची तैयार की जाएगी। कोई राज्य तब तक अर्हत राज्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह संघ विधानमंडल द्वारा विहित मानक आकार का है तथा उसमें इतने प्राकृतिक संसाधन हैं जो उसकी जनता के लिए उत्तम रहन सहन का स्तर प्रदान करने में मदद कर सके तथा अपने राजस्व और जनसंख्या के कारण एक स्वायत्त राज्य के रूप में काम कर सके और बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सके तथा आंतरिक अशांति दूर करके कानून और व्यवस्था बनाए रख सके तथा अपनी जनता को प्रशासन और कल्याण के उन न्यूनतम मानकों की गारंटी दे सके जिनकी आशा एक आधुनिक राज्य से की जाती है। खंड 2 जो देशी राज्य अर्हत राज्य है किंतु जो संघ में शामिल नहीं है उसका राज्य क्षेत्र और अनिर्हत देशी राज्यों का राज्य क्षेत्र संयुक्त राज्य भारत के सम्मिलित राज्य क्षेत्र माने जाएंगे और सदैव उसके अभिन्न अंग बने रहेंगे और संयुक्त राज्य भारत के संविधान के ऐसे भागों के अधीन होंगे जो संघ विधानमंडल द्वारा विहित किए जाएं। खंड 3 संयुक्त राज्य भारत को अनिर्हत देशी राज्यों के राज्य क्षेत्रों का सुधार करने, पुनः व्यवस्थित करने, पुनः विभाजित करने तथा संघ के रूप में संघ में प्रवेश के लिए उपयुक्त प्रशासनिक इकाइयों में सम्मिलित करने की शक्ति होगी। खंड 4 किसी राज्य के संघ में राज्य के तौर पर शामिल हो जाने के बाद उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई नया राज्य बनाया या सृजित नहीं किया जाएगा और न ही संबंधित राज्यों के विधानमंडलों एवं संघ विधानमंडल की सहमति के बिना दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों के भागों को जोड़कर कोई नया राज्य बनाया जाएगा। अनुच्छेद 1 अनुभाग 2 खंड 1 संयुक्त राज्य भारत किसी भी राज्य क्षेत्र को जो भारत का प्राकृतिक अंग है या जो भारत की सीमा पर है आपस में तय किए गए निबंधनों और शर्तों पर संघ में शामिल कर सकेगा, परंतु निबंधन संयुक्त राज्य भारत के संविधान से असंगत नहीं होंगे और संयुक्त राज्य संघ के राज्यों में से आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा एक विकल्प के रूप में प्रवेश की सिफारिश की जाए। स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 190। खंड 2 संयुक्त राज्य भारत राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है और उसे असम्मिलित राज्य क्षेत्र मान सकता है। संयुक्त राज्य भारत के संविधान के उपबंध असम्मिलित राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे जब तक कि संयुक्त राज्य भारत के विधानमंडल द्वारा प्रतिकूल उपबंध न किया जाए। प्रस्तावित अनुच्छेद 2 विस्तृत विश्लेषण। अनुच्छेद 2 अनुभाग 1 नागरिकों के मूल अधिकार। अनुच्छेद 2 अनुभाग 2 मूल अधिकारों पर आक्रमण के विरुद्ध उपचार। खंड 1 न्यायिक संरक्षण। खंड 2 असमान व्यवहार से संरक्षण। खंड 3 भेदभाव से संरक्षण। खंड 4 आर्थिक शोषण से संरक्षण। अनुच्छेद 2 अनुभाग 3
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उपबंध। खंड 1 सांप्रदायिक कार्यपालिका से संरक्षण। खंड 2 सामाजिक और शासकीय अत्याचार से संरक्षण। खंड 3 सामाजिक बहिष्कार से संरक्षण। खंड 4 लोकप्रिय योजनाओं के लिए जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए लाभप्रद प्रायोजन भी शामिल हैं। संघ और राज्य सरकारों का धन खर्च करने का प्राधिकार और बाध्यता। अनुच्छेद 2 अनुभाग 4 अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा पाए। भाग 1 प्रत्याभूतियां। खंड 1 विधानमंडल में और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व का अधिकार। खंड 2 कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व का अधिकार। खंड 3 सेवाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार। भाग 2 विशेष उत्तरदायित्व। खंड 1 उच्च शिक्षा के लिए। खंड 2 पृथक बस्तियों के लिए। भाग 3 सुरक्षोपायों तथा सुरक्षोपायों के संशोधन की मंजूरी। खंड 1 सुरक्षोपाय संविधान में लेखबद्ध हों। खंड 2 सुरक्षोपायों का संशोधन। भाग 4 देशी राज्यों में अनुसूचित जातियों का संरक्षण। भाग 5 निर्वाचन। अनुच्छेद 2 अनुभाग 1 नागरिकों के मूल अधिकार। संयुक्त राज्य भारत के संविधान में निम्नलिखित को नागरिकों के मूल अधिकारों के रूप में माना जाएगा। 1 वे सभी व्यक्ति जो संयुक्त राज्य भारत की सीमाओं के अंतर्गत पैदा हुए हैं या उनको नागरिकता प्रदान की गई है, संयुक्त राज्य भारत के और उस राज्य के नागरिक हैं जिसमें वे निवास करते हैं। दर्जा, जन्म, व्यक्ति, परिवार, धर्म या धार्मिक प्रथा और रीति रिवाज के कारण उत्पन्न कोई भी विशेषाधिकार या निर्योग्यता समाप्त की जाती है। स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 190। 2 कोई भी राज्य ऐसी कोई विधि या प्रथा नहीं बनाएगा या परिवर्तित करेगा जो नागरिकों के विशेषाधिकारों या उन मुक्तियों को कम करती हो। न ही कोई राज्य विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और संपत्ति से वंचित करेगा और न ही अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति को विधियों के समान संरक्षण से वंचित करेगा। 3 सभी नागरिक विधि के अंतर्गत समान हैं और उनके समान नागरिक अधिकार हैं। कोई भी वर्तमान विनियम, आदेश, प्रथा या विधि निर्वचन जिसके द्वारा किसी नागरिक पर कोई जुर्माना, नुकसान या निर्योग्यता अधिरोपित की जाती है अथवा उसके साथ भेदभाव बरता जाता है, उस दिन से जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा प्रभावी नहीं रहेगा। 4 जो कोई भी किसी व्यक्ति को सभी वर्गों के व्यक्तियों को तथा उनकी सामाजिक परिस्थिति को ध्यान रखे बिना लागू विधि द्वारा विहित कारणों के सिवाय निवास सुविधाओं, फायदों, सुविधाओं, सरायों, शिक्षा संस्थाओं, सड़कों, पंथों, गलियों, कुओं, तालाबों और जल स्थलों, भूमि, वायु या जल में चलने वाले सार्वजनिक वाहनों, थिएटरों अथवा लोक मनोरंजन, अभिगमन या सुविधा के अन्य स्थानों, चाहे वे जनता के उपयोग के लिए समर्पित हों अथवा अनुरक्षित हों या लाइसेंस शुदा हों, वंचित करेगा वह दोषी होगा। 5 सभी नागरिकों को जनता द्वारा या जनता के लिए अनुरक्षित सभी संस्थाओं, सुविधा स्थलों और सुख सुविधा स्थलों पर जाने का समान हक होगा। 6 कोई नागरिक अपने धर्म, जाति, पंथ, लिंग या सामाजिक स्थिति के कारण कोई सार्वजनिक पद धारण करने अथवा कोई व्यापार या आजीविका चलाने से अनहरित नहीं होगा। 7 का 1 प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है। लोक व्यवस्था और नैतिकता की विचारणा के सिवाय ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो नागरिकों के निवास करने के अधिकार को कम करती हो। 2
प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, बशर्ते कि वह अपने मूल राज्य का नागरिकता प्रमाण पत्र पेश करे। बसने की अनुज्ञा इस खंड के उपखंड 4 के भी निर्दिष्ट आधारों के सिवाय मना नहीं की जाएगी अथवा वापस नहीं ली जाएगी। 3. राज्य जिसमें कोई नागरिक बसना चाहता है, इस प्रकार से बसने के संबंध में स्वयं के निवासियों पर अधिरोपित प्रभार से भिन्न विशेष प्रभार उस व्यक्ति पर अधिरोपित नहीं कर सकता। बसने की अनुज्ञा की बाबत लिया जाने वाला अधिकतम शुल्क संघ विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 4. राज्य उन व्यक्तियों को बसने की अनुज्ञा देने से इनकार कर सकता है या उनसे अनुज्ञा वापस ले सकता है। का जो अभ्यासिक अपराधी रहे हों। खा जिनका बसने का आशय राज्य के सांप्रदायिक संतुलन को बदलना हो। गा जो उस राज्य की जिसमें वह बसना चाहते हैं तसल्ली के अनुसार यह साबित नहीं कर सके कि उनके पास निर्वाह के पक्के साधन हैं और जिनके लोग खैरात पर निर्भर रहने की संभावना हो या जो उस पर अस्थायी रूप से निर्भर हो चुके हों। घा जिनके मूल राज्य ने उनके अनुरोध करने पर भी उनके लिए पर्याप्त सहायता देने से इनकार कर दिया हो। 5. बसने की अनुज्ञा इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि आवेदक काम करने के योग्य हो और अपने मूल स्थान पर लोग खैरात पर अस्थायी रूप से निर्भर न हो और वह बेरोजगारी के लिए प्रतिभूति देने में समर्थ हो। 6. प्रत्येक निष्कासन की पुष्टि संघ सरकार द्वारा अवश्य की जाएगी। 7. संघ विधानमंडल बसने और निवास करने के अंतर को परिभाषित करेगा और साथ ही निवास के दौरान व्यक्तियों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर लागू होने वाले भी नियम विहित करेगा। 8. संघ सरकार किसी भी समुदाय के उत्पीड़न के विरुद्ध एवं भारत के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा या आंतरिक अशांति के विरुद्ध संरक्षण की गारंटी देगी। 9. किसी व्यक्ति से बलात् श्रम करवाना या उसकी मर्जी के विरुद्ध दासता करवाना अपराध होगा। 10. अनुचित तलाशी और अभिग्रहण से अपने शरीर, मकान, कागजों और चीजों को सुरक्षित रखने के लोगों के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा शपथ या प्रतिज्ञान से समर्थित संभावित कारण और तलाश की जाने वाली जगह का विशेष रूप से उन व्यक्तियों या चीजों का उल्लेख किए बिना जिनका अभिग्रहण किया जाना है कोई भी वारंट जारी नहीं किए जाएंगे। 11. किसी भी नागरिक को अल्पायु कारावास और पागलपन को छोड़कर अन्य किसी कारण से उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा या उसके इस अधिकार को कम नहीं किया जाएगा। 12. ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो वाक, प्रेस, संस्था और सभा करने की स्वतंत्रता को कम करती हो, लेकिन लोक व्यवस्था और नैतिकता को ध्यान रखा जाएगा। 13. कोई भी बिल ऑफ अटेंडर या कार्योत्तर विधि पारित नहीं की जाएगी। 14. राज्य प्रत्येक भारतीय नागरिक को अंतःकरण की स्वाधीनता तथा उसको अपने धर्म के अबाध आचरण की जिसके अंतर्गत धर्म को मानने, प्रचार करने तथा लोक व्यवस्था और नैतिकता के अनुरूप सीमाओं के भीतर धर्म परिवर्तन का अधिकार भी है, गारंटी देगा। 15. किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक संघ का सदस्य बनने, किसी धार्मिक शिक्षा को स्वीकार करने या धर्म का कोई कृत्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पूर्ववर्ती उपबंध के अधीन रहते हुए माता पिता और संरक्षक 16 वर्ष की आयु तक के बालकों की धार्मिक शिक्षा निर्धारित करने के लिए हकदार होंगे। 16. कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, पंथ या धर्म के कारण किसी भी प्रकार का जुर्माना
उपगत नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को जाति, पंथ या धर्म के आधार पर नागरिकता की कोई बाध्यता पूरी करने से इनकार करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। 17 राज्य किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। 18 किसी भी धर्म के अनुयायी लोगों को संगम स्वतंत्र की गारंटी दी जाएगी और यदि वे चाहें तो उन्हें एक निगमित निकाय बनाने के लिए उनके द्वारा अनुमोदित रूप में विधान पारित करने के लिए राज्य से मांग करने का अधिकार होगा। 19 प्रत्येक धार्मिक संगम सब पर लागू विधियों को सीमाओं के अंतर्गत अपने कार्यों को भी नियमित और प्रशिक्षित करने के लिए स्वतंत्र होगा। 20वां धार्मिक संगम अपने सदस्यों से जो देने के इच्छुक हैं अंशदान लेने के लिए हकदार होंगे यदि उनकी निगमन विधि उन्हें ऐसा करने की अनुमति देती है। किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगमों का भी निर्दिष्ट तौर पर भी नियोजन ऐसे धार्मिक समुदाय के उपयोग के लिए किया जाए जिसका वह सदस्य नहीं है। 21 इस अनुभाग के अंतर्गत सभी अपराध समझे जाएंगे। संघ विधान मंडल ऐसे उपबंधों को प्रभावी रूप देने के लिए जो उस प्रायोजन के लिए विधान की अपेक्षा करते हैं और अपराधों के रूप में घोषित किए गए कृत्यों के लिए दंड विहित करने के हेतु विधियां बनाएगा। अनुच्छेद 2 अनुभाग 2 मूल अधिकारों पर आक्रमण के विरुद्ध उपचार संयुक्त राज्य भारत उपबंध करेगा। खंड 1 भारत की न्यायिक शक्ति उच्चतम न्यायालय में निहित होगी। 2 उच्चतम न्यायालय को अन्य सब न्यायालयों और न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों पर अधीक्षण की शक्ति होगी चाहे ऐसे न्यायालय या अधिकारी उसकी अपीली या पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन हो अथवा नहीं। कार्यकारी के अत्याचार के विरुद्ध न्यायिक संरक्षण स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 191। 3 उच्चतम न्यायालय को पीड़ित पक्ष के आवेदन पर परमाधिकार रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार रक्षा प्रतिबंध आदेश पत्र और परमादेश पत्र आदि रिट जारी करने की शक्ति होगी। ऐसे रिटों के प्रायोजन के लिए उच्चतम न्यायालय संपूर्ण भारत में साधारण अधिकारिता का न्यायालय होगा। 4 रिट के लिए आवेदन करने का अधिकार तब तक कम या निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि राजद्रोह या आक्रमण की स्थिति में लोक सुरक्षा के लिए ऐसा अपेक्षित न हो। खंड 2 संघ एवं समस्त भारत के प्रत्येक राज्य के विधान मंडल और कार्यपालिका का प्राधिकार निम्नलिखित परिसीमाओं के अधीन रहेगा। भारत में कोई भी विधान मंडल अथवा कार्यपालिका ऐसी विधि पारित करने या आदेश नियम या विनियम जारी करने के लिए सक्षम नहीं होगी जो राज्य की जनता के निम्नलिखित अधिकारों का उल्लंघन करते हों। असमान व्यवहार के संरक्षण स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 191 से 193। नंबर 1 संविदा करना और उन्हें लागू करना, मुकदमा चलाना, पक्ष बनाना और साक्ष्य देना, अचल और निजी संपत्ति को विरासत में पाना, खरीदना, पट्टे पर देना, बेचना, धारण करना और हस्तांतरित करना। 2 असैनिक और सैनिक सेवा में तथा समस्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए पात्र होना, परंतु इस पर ऐसी शर्तें और परिसीमाएं लगाई जा सकती हैं जो राज्य की जनता के सभी वर्गों के सम्यक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक हैं। 3 आवास सुविधाओं, फायदों, सुविधाओं, शिक्षा संस्थाओं, सरायों, नदियों, झरनों, कुओं, तालाबों, सड़कों, पथों, गलियों, भूमि, वायु और जल पर सार्वजनिक वाहनों, थिएटरों तथा लोक समागम या मनोरंजन के अन्य
स्थानों के विशेषाधिकारों का ऐसी शर्तों और परिसीमाएं के अधीन रहते हुए पूर्ण और समान उपयोग के लिए हकदार होना, जो हर मूल वंश, वर्ग, जाति, रंग या पंथ के सभी लोगों के लिए एक सी लागू हो। 4. जनसाधारण के लिए अथवा उसी मत और धर्म के लोगों के लिए समर्पित या सर्जित, अनुरक्षित या लाइसेंस प्राप्त किसी धार्मिक या खैराती न्यास की सुविधाओं का बिना भेदभाव लाभ उठाने के लिए उपयुक्त समझा जाना। 5. अन्य लोगों की भांति व्यक्तियों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए समस्त विधियों और कार्रवाइयों का पूर्ण और समान रूप से लाभ उठाने का दावा करना, चाहे कोई भी प्रथा या रूढ़ि अथवा धर्म पर आधारित प्रथा या रूढ़ि हो, और समान दंड, कष्ट और जुर्माने का भागी होना और अन्य किसी का नहीं। खंड 3। 1. जाति या पंथ या सामाजिक स्थिति के आधार पर लोक प्रशासन में सरकारी अधिकारियों द्वारा अथवा कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा नागरिकों के साथ भेदभाव एक अपराध। भेदभाव से संरक्षण स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 193 माना जाएगा। ऐसे मामलों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार एक अधिकरण में विहित होगा, जो इस प्रयोजन के लिए गठित किया जाएगा। दूसरा, संविधान मंडल को समुचित विधान द्वारा इस उपबंध को प्रभावी रूप देने का अधिकार होगा तथा वह इसके लिए बाध्य होगा। खंड 4। संयुक्त राज्य भारत अपने संविधान की विधि के भाग के रूप में यह घोषणा करेगा कि 1. वे उद्योग जो प्रमुख उद्योग हैं अथवा जिन्हें प्रमुख उद्योग घोषित किया जाए, राज्य के स्वामित्व में रहेंगे और राज्य द्वारा चलाए जाएंगे। 2. वे उद्योग जो प्रमुख उद्योग नहीं हैं किंतु बुनियादी उद्योग हैं, राज्य के स्वामित्वाधीन रहेंगे और राज्य द्वारा या राज्य द्वारा स्थापित निगमों द्वारा चलाए जाएंगे। आर्थिक शोषण से संरक्षण स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 193-198। 3. बीमा राज्य के एकाधिकार में रहेगा और राज्य हर एक वयस्क नागरिक को विवश करेगा कि वह अपनी आय के अनुरूप ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी ले जो विधानमंडल द्वारा विहित की जाए। 4. कृषि राज्य उद्योग होगा। 5. राज्य गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित ऐसे उद्योग बीमा और कृषि भूमि में उनके जीविका संबंधी अधिकार चाहे स्वामी के नाते हो या पट्टेदार या बंधकदार के नाते अर्जित करेगा और उन्हें भूमि में उनके अधिकार के बराबर ऋण पत्र के रूप में मुआवजा अदा करेगा, परंतु भूमि संयंत्र या प्रति भूमि का मूल्य निकालते समय उसमें आपात स्थिति के कारण हुई वृद्धि की किसी भी संभावना को अथवा अनुपार्जित मूल्य या अनिवार्य अर्जन के किसी भी मूल्य को हिसाब में नहीं लिया जाएगा। 6. राज्य यह निर्धारित करेगा कि कब और कैसे ऋण पत्र धारक नगद भुगतान की मांग करने के लिए हकदार होगा। 7. ऋण पत्र अंतरणीय और विरासत योग्य संपत्ति होंगे, किंतु ना तो ऋण पत्र धारक और ना ही मूल धारक का अंतरिति और ना ही उसका वारिस राज्य द्वारा अर्जित किसी भी औद्योगिक संस्थान में हित या भूमि की वापसी का दावा करने के लिए हकदार होगा अथवा उसके संबंध में किसी भी तरीके से व्यवहार करने के लिए हकदार होगा। 8. ऋण पत्र धारक अपने ऋण पत्र पर ऐसी दर पर जो विधि द्वारा निश्चित की जाए ब्याज के लिए हकदार होगा, जो राज्य द्वारा नकदी में या वस्तु के रूप में जैसा वह ठीक समझे अदा किया जाएगा। 9. कृषि उद्योग निम्नलिखित आधार पर संगठित किया जाएगा। 1. राज्य अर्जित भूमि को मानक आकार के फार्मों में विभाजित करेगा और उन्हें गांव के निवासियों को पट्टेदारों के रूप में कुटुंबों के समूह से निर्मित आगे दी गई शर्तों पर खेती करने के लिए देगा। का
फार्म पर खेती बाड़ी सामूहिक फार्म के रूप में की जाएगी। खा फार्म पर खेती बाड़ी सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों और निर्देशों के अनुसार की जाएगी। गा पट्टेदार फार्म पर उचित रूप से उगाही करने योग्य प्रभार अदा करने के बाद फार्म की शेष उपज को आपस में विहित रीति से बांटेंगे। 2 भूमि गांव के लोगों को जाति या पंथ के भेदभाव के बिना पट्टे पर दी जाएगी और ऐसी रीति से पट्टे पर दी जाएगी कि कोई जमींदार ना रहे, कोई पट्टेदार ना रहे और ना कोई भूमिहीन मजदूर रहे। 3 राज पानी जोतने बोने के लिए पशु उपकरण खाद बीज आदि देकर सामूहिक फार्म की खेती के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होगा। 4 राज्य समर्थ होगा। का फार्म की उपज पर निम्नलिखित प्रभार लेने के लिए 1 भू राजस्व का 1 अंश। 2 ऋणपत्र धारकों को अदा करने के लिए 1 अंश। 3 प्रदत्त पूंजीगत माल के उपयोग के लिए अदा करने के लिए 1 अंश तथा खा उन पट्टेदारों के विरुद्ध जुर्माना विहित करने के लिए हकदार होगा जो पट्टेदारी की शर्तों को तोड़े अथवा राज्य द्वारा प्रदत्त खेती बाड़ी के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में जानबूझकर उपेक्षा करे या अन्यथा सामूहिक खेती की स्कीम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ढंग से कार्य करे। 10 प्रांतीय यथाशीघ्र चालू की जाएगी, लेकिन इसे चालू किए जाने की अवधि किसी भी स्थिति में संविधान लागू होने की तारीख से 10वें वर्ष के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।